हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे आप लोग? तो आज आपके लिए फिर से यहाँ पे लाया हूँ नेक्स्ट वीडियो ए ऑनलाइन सॉल्यूशन की तरफ से। और मैथ का यहाँ पे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और ये क्लास 10 के लिए है। किसी भी बोर्ड से आप रिलेटेड रखते हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं, सभी बोर्ड के लिए क्वेश्चन सेम है, समान है। तो इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ और लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन कौन सा सवाल आपके लिए लाया हूं। तो वीडियो जब भी सवाल आपको दिखेगा ना, तो सवाल देखने के बाद आप वीडियो पहले पॉज कर लीजिएगा और क्वेश्चन को पहले हल कर लीजिएगा, खुद से बनाइएगा, तभी तो फिर मिलाइएगा। तो फिर आप कैसे बनाएं, तब आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ देख लिए और उड़ा दिए, ऐसा नहीं। ठीक है, आपको बनाना है, खुद से प्रैक्टिस करना, रफ करिए लेकिन बनाइए, ताकि बन जाना चाहिए सही सही। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप भी जैसे मैं बोला हूँ वैसे ही करोगे आप। चलिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पे लीजिए, और इजी सवाल है। इसको देखो, त्रिकोणमिति का सवाल बहुत बड़े सवाल आ चुका है। तो ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में आता है। ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग सवाल, ज़्यादा मतलब घिस नहीं आता है, ऐसे ही सवाल आता है। इसको आप दोनों तरीके से हल कर सकते हो, चाहे इधर से हल करो चाहे इधर से, यानी कि RHS LHS जिससे मर्जी उधर से हल करो। तो हम चलो इधर से हल कर लेते हैं। ठीक है, इधर से तो बहुत बार बनाए ना कि परमेयकरण कर देते हैं, 1 + cos थीटा, तो गुना कर देंगे 1 - cos थीटा बटा 1 - cos थीटा। ठीक है, बताया था अभी। लेकिन अब इधर से बनाते हैं। ये हमारा LHS है, LHS यहाँ पे लिखते हैं क्या है, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए हमको लाना है कॉस के रूप में लाना है। तो कॉस के रूप में लाने के लिए हम सेक को तो डायरेक्ट कॉस में ले जाने सकते हैं। तो सेक का फॉर्मूला तो 1/sin, क्योंकि और साइन कॉस से मिलता भी है। ठीक है, और कॉट का क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, किसका, कॉट का होता है। लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसका कर लेंगे भिन्न का जोड़। तो साइन थीटा हो जाएगा भिन्न का जोड़, साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा 1 - साइन कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर है ना, दोनों पे स्क्वायर चढ़ाते हैं, इस पर भी, यानी कि 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए एक लाइन और नीचे में लिखा सकते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 1 - cos थीटा है, ये कितना बार है, 2 बार है। क्योंकि हमको अब ये फॉर्मूला भी बन सकता है a - b का होल स्क्वायर, लेकिन हमको उस फॉर्मूला में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि आप इधर देखिए, आपको जाना किधर, 1 - cos में लाना है। तो आप इसको 2 बार लिख सकते हो क्या, 1 - cos 2 बार लिख सकते हैं, 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा हो गया। इसको हम 2 बार, चूंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता है। अब ना एग्जाम में आप जब बनाओगे ना सवाल, तो ऐसे ही सीधा बढ़ते जाना नीचे, ऐसे इधर मत आना। लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ताकि यहीं पे समझ में आ जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे आप में, ये देखो 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा, ये देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। ये तो 1 - cos थीटा और 1 - cos थीटा हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, और ये देखो 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है a² - b² पढ़े होंगे ना, a² - b²। बहुत बड़ी सवाल आता है, a + b × a - b, ये फॉर्मूला बहुत बड़ा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे a बोलेंगे सर 1 का स्क्वायर तो नहीं, तो 1 का स्क्वायर हम लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही पढ़ते हैं ना, गुना होगा तो 1 ही होगा। तो ये a² - b², तो फॉर्मूला क्या हो गया, a + b × a - b, a + b × a - b। अब बोल रहे हैं a, लिख रहे हैं 1, एक्चुअली यहाँ पे ये a है और ये b के जगह पे ये है। ठीक है, cos है, तो a + b a - b, देखिए ये दोनों खत्म हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा, 1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा। ये क्या हो गया, RHS जो है प्रूव्ड हो गया। ऐसा ही सवाल आएगा एग्जाम में और आप बना डालोगे। क्या लगता है, बन जाएगा ना? तो चलो फटाफट कमेंट करो कि सवाल बनाने आ गया, मज़ा आ गया। अगर आप पहले, मेरे से पहले आप अगर बना लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके आप पहले से बना लिए होंगे, उसके बाद मैं बनाया हूँ, और अगर आप देख रहे कि बिल्कुल सही बनाए, तो समझ लो कि आपके अंदर एक विश्वास पैदा हो गया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। चलिए सवाल देखो, यहाँ पे है, ये है आपका द्विघात समीकरण का फॉर्मूला सवाल है। द्विघात समीकरण का बोलता है मूल ज्ञात करने का। तो द्विघात समीकरण मूल निकालने का तरीका पता है ना, पहले विवेचक निकालते हैं, डी निकालते हैं। हालांकि इसका फॉर्मूला पता है, d = b² - 4ac होता है। ठीक है, विवेचक निकालने का फॉर्मूला। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें आपको करना क्या है, तो पहले तो आपको देख लीजिए यहाँ जो हम लिखते हैं, जो समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है,
यहाँ समीकरण क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो a बराबर यहाँ पे कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक को a बोलते हैं, तो a कितना है 1 है, और x के गुणांक को b बोलते हैं। तो x का गुणांक कितना 7 है, तो 7 हो गया b, और c हो गया अचर पद, c कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे d निकालते हैं, इसलिए d विवेचक निकालने के लिए अगर सवाल आ जाएगा तो ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है, देखिए 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का 1, और c का वैल्यू कितना है 10 है। 7 7 49 माइनस 10 चौक 40, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हम जब 9 आ जाएगा तो मूल सूत्र से मूल निकालते हैं ना, इसलिए सूत्र से मूल निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट डी बाई 2a। आप चाहते तो इस d का वैल्यू यहीं पे पूरा पुट कर सकते थे, लेकिन इसको मैं अलग से निकाल ताकि ये बड़ा ना हो जाए। ठीक है, तो माइनस b है, b कितना है देखिए 7 है, तो माइनस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है 9 आया, √9, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 लिख देंगे। अब हम इधर आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ तो हो गया 1। अब यहाँ पे देखें यानी कि मूल निकालना है आपको, -7 प्लस माइनस 9 का कितना हो जाएगा 3, और 2 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका 2 आंसर होगा। यदि प्लस लेते हैं तो -7 प्लस 3 बाई 2 कितना हो जाएगा, -5 में 4 हो जाएगा, -4 बाई 2 यानी कि -2 हो जाएगा। ठीक है, और यदि अगर पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यदि माइनस अगर लेते हैं तो क्या बनेगा -7, और ये प्लस नहीं, अब लेना -3 बाई 2, तो कितना हो जाएगा -10 बाई 2 यानी कि -5। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया, इसलिए मूल बराबर क्या आ गया, मूल बराबर आ गया -2 और -5। ठीक है, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो द्विघात समीकरण से मूल निकालने के लिए बोला जाएगा आपसे, तो इसी तरीके से निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया 2 सवाल। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। ये है लॉन्ग सवाल। यहाँ पे ध्यान देना आपको कि मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तथा भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई निकालना है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं इजी तरीके से। देखते हैं इसका कैसे सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसको तो हम बनाएंगे फिगर। पहले बोलते हैं मीनार के पाद, तो एक तो पहले मीनार बनाते हैं, जमीन भी रहेगा मीनार जब रहेगा तो। ठीक है, मीनार भी है, शिखर भी है। ठीक है, मीनार भी है और शिखर भी है। तो एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, मीनार के पाद ये है, और शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। चलिए तो यहाँ पे हम एक मीनार बना लें, एक भवन बनाते हैं। ठीक है, अब बोलता क्या, मीनार के पाद, मान लें कि ये मीनार है तो 50 मीटर मीनार की ऊंचाई है, दे रहा 50 मीटर। मीनार के पाद कहाँ, यहाँ पे है। भवन यहाँ पे, भवन के शिखर, बोला भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। इसका उन्नयन कोण यहाँ बनेगा 30 डिग्री। ठीक है, और बोलता है भवन के पाद बिंदु, ये मतलब निचला पैर बिंदु, और मीनार के शिखर कहाँ पे, यहाँ पे है। इसका उन्नयन कोण, मीनार के शिखर, देखो बात समझो, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार के शिखर यहाँ पे, इसका उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। तो बोलता है क्या, भवन की ऊंचाई यानी कि ये निकालना आपको, ये मान लेते निकालना है। इसका नामकरण करते ABCD के लिए। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके निकाल लेते हैं। चलो तो हम यहाँ पे लिखते पहले, माना कि AB क्या है, भवन की ऊंचाई h है। ठीक है, तथा DC क्या है, मीनार की, इतना लिखना कब है, जब सवाल रहे लॉन्ग में, तब ऊंचाई है जहां DC बराबर 50 मीटर दिया हुआ था। और कोण का नाम भी लिखना, तो कोण का नाम लिख लीजिए। ठीक है, ACB, कोण ACB इक्वल टू 30 डिग्री, और कोण DBC, कोण का जब भी बीच वाला जो है वही कोण दर्शाता है। C है तो C यहाँ, ये वाला C, और AB का भुजा होना चाहिए, और BDC तो B वाला कोण यहाँ दर्शाता है, DBC
कितना डिग्री है 60 डिग्री। अब हम 1 बाई 1 करके निकालते हैं। देखो हमको निकालना है ये, तो सबसे पहले अगर ये निकालना है तो इसके लिए तो ये आधार जरूरी है। तो अब यहाँ पे दिया ऊंचाई, तो इससे अगर बी डी सी त्रिभुज देखें बी डी बी सी, तो इससे ऊंचाई दिया हुआ आधार हम आराम से निकाल सकते हैं ना। तो हम पहले इसी से निकालते हैं, tan 60 करते हैं, इसलिए tan 60 डिग्री। tan बराबर का होता है लंब बटा आधार, तो लंब हमारा कितना है यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में ज़्यादा बेहतर होगा। tan 60 का वैल्यू क्या होता है लंब बटा कर, यानी कि डी लंब बटा आधार डी सी बटा बी सी, ठीक है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है जी, और डी सी का वैल्यू 50 है दिया हुआ, और बी सी का वैल्यू नहीं पता है, ऐसे रहते हैं। क्रॉस गुना करना पड़ेगा हमको जी, क्रॉस गुना करना पड़ेगा। तो जब क्रॉस गुना करेंगे देखें √3 बी सी हो जाएगा बराबर 50, कौन से गुना करेंगे क्या होगा 50 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमको निकालना बी सी, तो 50 बाई √3। अब बी सी का वैल्यू आ गया, हमको ये वाला वैल्यू पता चल गया, नीचे ये जो है आधार पता चल गया। और जब इसका निकालेंगे तब इसका जब पता चल गया तो ये निकल जाएगा आराम से। तब लिखते हैं अब त्रिभुज किस में, देखिए ए सी बी में, ए सी बी में लिखते हैं tan कितना डिग्री है, देखो tan 30 डिग्री बराबर लिखेंगे ए बी बटा बी सी, tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी, ठीक है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1 बाई √3 होता है। और ए बी का वैल्यू पता नहीं, देखो ए बी का वैल्यू नहीं पता है ना, एच माने था, बी सी का वैल्यू तो पता है हमको है, तो ए बी का वैल्यू एच माने हैं। अब बी सी का वैल्यू कितना आया था, लो बी सी का वैल्यू कितना आया, देखिए ये आया। तो हम इसको ऐसा करते हैं बी सी को भी बी सी रहने देते हैं, पहले क्रॉस गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रॉस गुना करेंगे कितना आ जाएगा, बी सी को इधर से करेंगे और ये √3 एच हो जाएगा। अब हम बी सी का वैल्यू पुट करते हैं, अगर यहाँ पे बैठा सकते थे लेकिन जो झोल झाल बहुत से बंदा फंस जाता है। चल तो 50 बाई √3 यहाँ पे बच गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है √3 एच हो गया। अब क्या करना है, देखिए इस √3 को उधर ले चल जाते हैं, क्रॉस गुना करेंगे ऐसे भी, तो क्रॉस गुना करेंगे तो इसको इधर से गुना कर लीजिए, तो √3 को √3 गुना करेंगे कितना होगा 3, और h को गुना करेंगे तो h, और 50 को 1 से गुना करेंगे 50, तो h बराबर क्या आ जाएगा 50 बाई √3, 50 बाई 3, इसको तोड़िएगा तो 16.2/3 मीटर में टूट जाएगा, ठीक है। इसी का क्या होगा, ये आंसर होगा। इसलिए किसकी ऊंचाई बोल रहा है, भवन की ना, इसलिए भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर, समझे, ये आंसर हो गया। तो ये लॉन्ग सवाल 5 नंबर में आता है। अब मेरे ख्याल से हाइट एंड डिस्टेंस मैं रोज बता रहा हूँ, तो आपको समझ में भी आ रहा हो कि हाइट एंड डिस्टेंस कैसे बनाना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको बनाएंगे। और देखो मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे एग्जामिनर जो होता है 1 नंबर आपसे आपको नहीं काटेगा जब मैथ से बनेगा। लेकिन साइंस में, सोशल में, हिंदी उर्दू में क्या है, इंग्लिश में क्या है कि कहीं नहीं देखेगा मिस्टेक है, ये है लिखने में, तो उसको नंबर काट लेगा। लेकिन मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट, आपका राइटिंग पर डिपेंड नहीं करता, मैथ आप कैसे बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप जैसे बना, राइटिंग जैसा भी है, लेकिन साफ सुथरा लिखा होना चाहिए, बस आपका आंसर से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा उल्टा बना दिया आंसर से लिख देता, ऐसे भी नहीं चलेगा, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है। तब आपको पूरा नंबर मिलेगा, 1 नंबर काटने का अधिकार नहीं किसी के पास। चलिए तो अब सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये बोलता है बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक। अब बहुलक ज्ञात करने को जानते हैं, बहुत आसान तरीके से इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने का तरीका एक ही है कि पहले इसको बॉक्स को हमको सुधारना पड़ेगा, ठीक है। सुधारना क्या पड़ेगा, हमको बॉक्स से इसको रीअरेंज करना पड़ेगा फिर से। चलिए तो इसको बनाते हैं। यहाँ पे ये सवाल आपको दिया रहेगा, तो पहले आपको ना खुद से भी इस तरह से करना पड़ेगा, इस तरह से कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। 2 कॉलम कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्या लिखा हुआ है, वर्ग अंतराल, तो लिखते हैं यहाँ पे वर्ग अंतराल, बारंबारता तो लिख देंगे बारंबारता, माँ भी लिख सकते हैं, ऊपर बिंदु भी डाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 पीस है ना, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये कितना है 25 से 30, जैसे जैसे है वैसे ही लिख देंगे, कुछ इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना होता, ठीक है। बहुलक निकालना बहुत आसान है, माध्यिका माध्य तो कुछ चेंज भी करते हैं ना, गुना करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, इसमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। 50 से 55, ठीक है। अब वर्ग बारंबार तो देखिए 25 है, 34 है, 50 है, 42 है, 38 है, 14 है, ठीक है। ये देखना आपको। अब यहाँ पे क्या करना है, बहुलक वर्ग। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा
आया है। तो इसमें आपको देखने की जरूरत है बारंबारता मतलब कितना बार डबल रिपीटेड, कितना बार रिपीट हुआ, फ्रीक्वेंसी कितना बार आया। तो देख रहे 50, ये जो है ना, ये जो वर्ग इसके अंतर्गत जो है 50 पीस आया है, मतलब ज़्यादा बार रिपीट हुआ। ये 35 से 40 के अंदर जो संख्या वर्ग अंतराल है वो 50 बार रिपीट हुआ। बाकी ये सब देखिए 25, 34, 42, 38। तो जाहिर सी बात वर्ग अंतराल यहाँ पे कितना यहाँ बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम, ये लिखेंगे यहाँ 50 बारंबारता का वर्ग अंतराल कितना है। देखिए 50 बारंबारता का वर्ग अंतराल कितना है, 35 से 40। 35 से 40 क्या है, 50 बारंबारता का वर्ग अंतराल है। मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है ना उसी को हमको यहाँ पे लिखना है। तो कितना गया, 35 से 40 आ गया। चलिए अब यहाँ पे जो ये जो है ना, ये निम्न सीमा, निचला भाग सीमा है, ये उच्च सीमा है। तो निम्न सीमा क्या है, यानी कि इसलिए एल बराबर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो जो लगता है वो दिखाता हूँ मैं। उसके बाद एल हो गया F1, फिर F0, फिर F2 की जरूरत पड़ता है, और फिर लास्ट में जरूरत पड़ता है आई का। ठीक है, ये अब ये सब है क्या, F1 आपको होता क्या, देखो F1 वही होता है जो बारंबारता लिखें। आखिर ये 50 क्या लिखा मैं, जो सबसे ज़्यादा बारंबारता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा F1। एग्जाम में ऐसे मत करना F1 यहाँ पे लिख दें, मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या होगा, F1 हो जाएगा। कितना F1, 50 है। उसके बाद आप देख रहे F0 है। F0 इससे जस्ट पहले वाला F0 कहलाएगा, ऐसे जस्ट बाद वाला F2 कहलाएगा। क्लियर बात है, यानी कि जो बारंबारता इसमें जो सबसे ज़्यादा आएगा उसको F1 बोलेंगे, इससे ठीक पहले वाले को F0 बोलेंगे, इससे ठीक बाद वाले को F2 बोलेंगे। तो F0 पता चल गया 34 हो गया F0, F2 पता चल गया 42 हो गया। और I क्या है जी, इसका जो है अंतराल कितना का डिफरेंट है, 5 का डिफरेंट है। 35 40 कितना का, 5 का डिफरेंट रहा। तो अब ये हो गया। इसको लिखने के बाद आपको नीचे लिखना है, कॉपी के नीचे। आप देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको बस फॉर्मूला करना है, इसलिए बहुलक बराबर। अब बहुलक का फार्मूला को याद होना चाहिए, बहुलक का फार्मूला। इसको बहुलक को आप ऐसे लिख सकते हैं, फार्मूला का था L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। देखिए ये फार्मूला होता है जी। ठीक है, और लास्ट में कर देंगे I से गुना इंटू I। ठीक है, ऐसे गुना करना पड़ेगा आपको। तो फार्मूला कुछ है नहीं, बस आपको 2-3 बार पढ़ने की होता है। अब जो यहाँ पे बैठा देते हैं, L कितना है, 35 है। चलिए 35 लिख लिया। F1 कितना है, देखिए 50 है। F0 कितना है, 34 है। 2F1 2 इंटू 50 माइनस F0 कितना है, 34 है। और F2 कितना है, 42 है। और I कितना है, 5। तो अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हम करते हैं, देखिए 35 हो गया प्लस 50 में 34 घटा दें, 10 में से 4 गया 6, और 4 में से 3 गया 1, 16 हो गया। और ये गुना वगैरह कर दो, 50 दूना 100, और ये दोनों जुड़ जाएगा, दोनों माइनस 34 माइनस 42 तो जोड़ देंगे, कितना जाएगा, माइनस 76 गुना 5। ये 16 25 80 भी कर सकते हैं, आप यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, 35 प्लस 16 25 80 बट्टा, ये घटा लो तो 10 76 में से 100 में से 76 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। अब ऐसा सवाल का आंसर हमेशा पॉइंट में ही आता है। ठीक है, ऐसा सवाल का आंसर हमेशा मतलब ज़्यादा तक पॉइंट में ही आता है। तो आप क्या करना है, इसका भिन्न का जोड़ मत करना, यहाँ पे ज़्यादा लॉन्ग हो जाए, इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो 24 या 72 3.33 आपको आएगा। ठीक है, अब इसको क्या करो, जोड़ दो, तो 35 दिन कितना हो गया, 38.33। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुलक यहाँ पे समझना है कि जो सबसे ज़्यादा बार, ऐसे भी तो बहुलक निकालते हैं जब सबसे ज़्यादा बारंबारता होता है। तो ये हमारा हो गया बारंबारता, इसका वर्ग अंतराल ये हो गया, इसका निम्न सीमा L हो गया। इसमें जो बारंबारता वो F हो जाएगा, F1, इसके ठीक पहले वाला के F0, इसके ठीक बाद वाला को F2, और इसका डिफरेंट का I। अब इस फॉर्मूला याद रखो, बन जाएगा। चलिए छोटा सा सवाल यहाँ पे है कि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये तो खैर हर बंदा को पता होना चाहिए। और देखो सवाल 2 नंबर में 3 नंबर में सवाल आते रहते हैं सब। ठीक है, तो जैसे सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं, क्या बोलता है, ठीक है, सॉल्यूशन क्या बोलता है कि एक वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ, 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, 88। ठीक है, तो पहले हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का निकालने का फॉर्मूला क्या था, πr²। तो r पता जब तक चलेगा नहीं, कैसे निकालेंगे, इसलिए यहाँ पे मोहरा दिया हुआ है, यहाँ पे परिधि दी, इसी से हम r निकालेंगे। ठीक है, तो
पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू आर 88। यहाँ पे आप क्या करो, इसको 2-3 तरीके से काट सकते हो। चाहो तो इसको क्रॉस गुना कर लो, या तो ऊपर ऊपर से भी काट सकते हो। 22 चौक 88, यहाँ से 22 चौक 88, 2 दूना 4 ऐसे, ठीक है। या तो फिर आप 7 को 88 से गुना कर लो, फिर 22 2 से भाग करना पड़ेगा नीचे, अगर एक लाइन स्टेप आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, r/7 बचा, बराबर क्या बचा 2। अब क्या करेंगे, r बराबर 2 सते 14 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे बनाते हैं, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, आर का वैल्यू कितना आया 14 गुना 14, 7 दूना 14, तो 22 गुना 14 दूना 28 गुना कर दो। देखो 28 दूना 56 के 6 बाकी 5 है ना, 28 दूना 56 के 6 बाकी 5, 28 दूना 56 और 56 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब सवाल है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर वीडियो को करेंगे लास्ट। इस तरीके से आपको डेली वीडियो मिलते रहता है, ठीक है। तो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले की वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण दिया हुआ है। तो सारा कुछ तो आपको मिल रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें 2 सवाल है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी निकालना है जी, और दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि एक लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड, 2 क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या कितना पहले दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या जो दी हुई है, यानी कि r बराबर दी हुई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और थीटा जो कोण दिया हुआ वो 30 डिग्री। चलिए तो निकालते, इसलिए त्रिज्या का, ये 5 नंबर सवाल में आता है, ठीक है। इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला को पता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला को पता होना चाहिए। थीटा का वैल्यू कितना है 30 है, 30/360। पाई का वैल्यू तो आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आर का वैल्यू कितना दिया 4 दिया हो ना, 4 गुना 4 कर लिया। अब यहाँ पे जो जो करता है काट लेते हैं, 0 0 काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 3 36 होता है, और 4 तिया 12, और कोई कटेगा और कुछ नहीं कटेगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो कुछ कट नहीं रहा जी, तो अब गुना कर लो क्या, 22 चौक, देखो 22 4 बटा 22 चौक 88 और 7 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, क्षेत्रफल है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर हमारा पता चल गया यहाँ पे 88/21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब करते हैं आगे पढ़ते हैं। अब हमको निकालना वृत्त लघु संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लिखते हैं, अब दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो एक्चुअली होता क्या है, ये देखो, ये वृत्त है, यहाँ से ये बना, ये जो हम निकाला है, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाला है 21/88, ये क्षेत्रफल है 21/88। अब बोलता है ये जो खाली जगह दिख रहा है ना, ये वाला, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल सा है ना कि वृत्त के क्षेत्रफल में इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है कि वृत्त के क्षेत्रफल में ये जो त्रिज्या खंड देख रहे हैं जी, इसको क्या करेंगे जी, माइनस कर देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड। अगर जो हम त्रिज्या खंड लिखे तो समझना कि ये वाला है, ठीक है, ये वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो जान रहे अभी, और आया कितना, देखो यही तो आया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यही तो निकाले ना मैंने। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 88/21। अब देखिए जी यहाँ पे, ओके। तो अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो 4 गुना 4 कर लेते हैं। अब माइनस से 88/21 दिया हुआ, ठीक है। तो गुना करते हैं 22 चौक 88, 88 चौक कितना हो जाएगा, और साइड में गुना करते हैं 88 चौक, तो 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 8 चौक 32, 33 34 35, 352/7 माइनस 88/21। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर लो, 7 21 हो जाएगा एलसीएम, 7 21, तो 3 से फिर गुना करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 3 दूना 6, 3 5 15 5 बाकी 1, 3 3 9 1 10 माइनस 88। घटा दो इसको, 16 में से 8 घटेगा तो 8 बचेगा,
और 14 में से 8 घटेगा 6 बचेगा, 9 बचेगा, 968/21। तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, या तो भाग कर दो, पॉइंट मिला दो, बात बराबर, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इसको भाग कर दोगे, पॉइंट मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल गया, ये वाला ये क्षेत्रफल निकल गया, और ये भी निकल गया, ये दीर्घ है। अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ त्रिज्या खंड तो यही समझना, छोटा वाला, लघु भी बोल सकता है। त्रिज्या खंड को छोटा है ना तो लघु त्रिज्या खंड भी बोला जाता है। और ये क्या दीर्घ है तो दीर्घ त्रिज्या खंड बोला जाता है, ठीक है। तो दीर्घ त्रिज्या खंड में तो एक ही सवाल है यहाँ पे, वृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे तो वही किया मैंने, माइनस कर दिया। 22 चौक 88, 88 को 4 से गुना किया, 8 चौक 32, 8 चौक 32 3 35, और इसको भिन्न का जोड़ घटाव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? तो ओके, वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करना, और लाइक किए बिना मत जो जाना है मत, ठीक है। पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।